बच्चों, अ, आज अपन सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड पेपर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर अपन ने राष्ट्रीय आंदोलन के 3 विविध चरणों को, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण को देख लिया। सभी आंदोलनों को और सभी प्रकार की घटनाओं को, राष्ट्रीय घटनाओं को भी अपन ने विस्तार से समझा। अब भारत में सांविधानिक विकास की दृष्टि से जो दो प्रमुख अधिनियम बने ब्रिटिश औपनिवेशिक कालखंड के दौरान, यद्यपि बहुत सारे बने, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में 2 एक्ट अपने को पढ़ना है और उसकी विस्तृत जानकारी लेनी है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये दोनों एक्ट अपने सिलेबस में है, इसलिए इसको देखना है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें मॉन्टेग्यू भारत मंत्री, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, उसके नाम पे इस सुधार अधिनियम को शॉर्ट फॉर्म में मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। जब भारत में जन असंतोष ज्यादा था, 1916 में कांग्रेस और लीग का पैक्ट हो चुका था, राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी लाने का प्रयास चल रहा था, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और भारतीयों की मांगों को एक हद तक मानने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा करी, जो अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने कहा इस घोषणा में कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उत्तरदायी यानी भारतीयों के हाथों में धीरे धीरे सत्ता सौंप रही है। दूसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास के माध्यम से ही हो सकती है, यानी क्रमिक विकास के माध्यम से ही उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सकती है, अचानक से नहीं की जा सकती। तीसरा, उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही करेगी, जिस पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। एक प्रकार से व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत लोगों का बोझ जो सिद्धांत था, उसको आगे बढ़ाते हुए काफी ऑब्जेक्शनेबल भी था। ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी, यानी जितना भारतीय सहयोग करेंगे उसी अनुपात में ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। मिलाकर एक औपनिवेशिक मानसिकता से भारतीयों को कुछ दिया जाने वाला, एक रियायत देने की जो मानसिकता थी, उसके तहत ये घोषणा की गई थी। और उसी के अनुरूप 1919 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम 1919 पारित किया। यद्यपि इस एक्ट का भारत में व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि इससे सही मायनों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास नहीं किया गया था। बहुत आधा अधूरा, हाफ हार्टेड अप्रोच था ये, और इसलिए गांधी जी समेत कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि 1919 का अधिनियम की प्रस्तावना ही इसकी बहुत दोषपूर्ण थी और इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस 1919 के एक्ट की प्रमुख बातें, जो प्रमुख विशेषताएं थी, उसको देखिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो था वो था प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना, अर्थात द्वैध शासन की स्थापना। इस एक्ट का सबसे प्रमुख बिंदु है द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। इस एक्ट के तहत केंद्र में नहीं, बल्कि जैसा कि कहा था अंग्रेजी सरकार ने क्रमिक रूप से विकास करेंगे, तो उन्होंने भारतीय प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन की दिशा में इस एक्ट को लागू करने का प्रयास किया और इसमें द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन का मतलब यानी कि शासन का दोहरा स्तर। शासन का दोहरा स्तर का मतलब प्रांतों में शासन के विषय 2 भागों में विभाजित कर दिए गए, एक हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड और एक आरक्षित यानी कि रिजर्व। जितने महत्वपूर्ण विषय थे जैसे गृह, पुलिस, वित्त इत्यादि विषयों को
आरक्षित श्रेणी में रखा गया और जो कम महत्व के विषय थे जैसे कृषि, जैसे जेल जैसे इत्यादि, इनको जो है वो हस्तांतरित श्रेणी में रखा गया। अब ये दो भागों में जो विभाजित हुआ विषय शासन का, इसके कारण से द्वैध शासन कहते हैं। जो आरक्षित विषय था, सभी महत्वपूर्ण विषयों वाली श्रेणी थी, उसको क्या किया इस एक्ट ने, उसको गवर्नर के अधीन कर दिया। यानी कि वो उत्तरदायी, वो गवर्नर के अधीन था, अंग्रेजी सरकार के अधीन था। और जो कम महत्व के हस्तांतरित विषय थे वो भारतीयों के द्वारा जो निर्वाचित या भारतीयों के जो प्रतिनिधि थे, जो मंत्री थे, जो मंत्री थे प्रांतों में, उनके हाथों में दिया गया। भारतीयों के हाथों में बहुत अल्प महत्व के कुछ विषय दिए गए और महत्वपूर्ण विषय अभी भी सारे गवर्नर यानी अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। तो इस कारण से इसको द्वैध शासन कहा गया। इसको बाद में 1923 में लागू भी किया गया, लेकिन ये बहुत व्यावहारिक नहीं था। इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा परेशानी आई लागू करने में। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, आप वित्त तो आरक्षित श्रेणी में है और कृषि हस्तांतरित श्रेणी में। अब कृषि से संबंधित कोई जो योजना लागू होगी उसमें वित्त की आवश्यकता होगी, तो उसकी स्वीकृति गवर्नर से लेनी होगी। मंत्री डिसाइड करेंगे कृषि के बारे में और उसको लागू करने के लिए वहां से अनुमति लेनी होगी। और कई बार कन्फ्लिक्ट, संघर्ष भी होता था, तो ये बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लागू किया गया 1919 के एक्ट के तहत। दूसरा, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल करना। जो गवर्नर जनरल का परिषद था, कार्यकारिणी परिषद था, उसमें प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ाई गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों में 4 सदस्यों में से 2 सदस्य भारतीय और बाकी के 6 प्रांतों में 2 सदस्य में से 1 भारतीय को रखा गया। और इन्हीं कार्यकारिणी परिषद के द्वारा जो है वो आरक्षित विषयों का प्रशासन होता था। और इन सदस्यों, भारतीय सदस्यों को की नियुक्ति जो भारत सचिव यानी भारत मंत्री था ब्रिटिश सरकार में, उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जानी थी। तो सदस्यों की संख्या गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारिणी परिषद में थोड़ी सी बढ़ाई गई पहले से। हालांकि ये भी बहुत संतोषजनक नहीं था, लेकिन फिर भी ये पहले से बेहतर था। प्रांतीय विधान मंडलों का पुनर्गठन किया गया। प्रांतीय विधान मंडलों का पुनर्गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान मंडलों का पुनर्गठन करके उसमें संख्या में वृद्धि की गई। बड़े प्रांतों की प्रांतीय परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में प्रांतीय परिषदों में 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। और इनमें से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने थे। शेष 20% सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी यानी कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। और इस तरह विधान मंडलों को पहले से अधिक लोकतांत्रिक अवश्य बनाया गया और निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्वाभाविक रूप से आया। एक और बिंदु, चौथा बिंदु जो है इस एक्ट का, वो था केंद्र में उत्तरदायी शासन का अभाव। जिस प्रकार प्रांत में ये सिस्टम लागू किया गया, ये व्यवस्था लागू की गई, वो व्यवस्था केंद्र में लागू नहीं की गई। केंद्र में अभी भी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी वही शासन के लिए जिम्मेदार थी। वहां पर शासन सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पांचवा, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई। और जो लॉ मेंबर थे परिषद में, उनका कार्यकाल, उनको भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनके कार्य करते 10 वर्ष हो चुके थे, उन्हें लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया जाना था। और इस तरह से कुछ हद तक केंद्र में भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनात्मक विधानसभा का प्रावधान इसमें रखा गया। इनमें से विधान परिषद, विधानसभा और राज्य परिषद ये रखा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल,
लेजिस्लेटिव असेंबली, ये रखा गया। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य थे और इनमें से 103 का चुनाव होना था और शेष मनोनीत होने थे। मनोनीत में भी 25 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी होने थे। और ये जो चुनाव था वो सांप्रदायिक आधार पर होना था, पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर। तो इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा द्विसदनीय रखी गई। फिर इसके बाद एक और बिंदु था कि भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, यानी इस एक्ट के तहत जो गृह सरकार था, ब्रिटिश सरकार के का गृह विभाग, उसका नियंत्रण थोड़ा कम किया गया उत्तरदायी शासन को बढ़ाने के लिए। भारत परिषद में परिवर्तन, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग को स्वीकार तो नहीं की। भारत परिषद यानी कि ब्रिटिश सरकार का इंडिया काउंसिल, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया, गठन किया गया और इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त किए जाने थे और इनमें से भी आधे जो थे वो ऐसे होने थे जो कम से कम भारत में 10 साल निवास का अनुभव रखते थे, है ना। तो ये एक प्रकार से भारतीयों को केंद्र में भारत परिषद में भारतीयों को, भारत के हितों को देखने वालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। फिर निर्वाचन और मताधिकार जो है वो थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सीमित था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत तो की गई और मताधिकार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर 10% जनता को ही मताधिकार प्राप्त था। अलग अलग आधार पर जमींदारों को या जो उच्च शिक्षा प्राप्त थे उनको, अभिजात वर्ग के लोगों को, टैक्स पेयर्स को, यूरोपियनों को, इस तरह से कुछ कुल मिलाकर 10% जनता को ही ये अधिकार प्राप्त था उस समय। यद्यपि ये एक नवीन शुरुआत थी, है ना। फिर एक नरेश मंडल की स्थापना की गई, यानी कि जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, भारत क्योंकि देसी रियासतें बहुत थी तो उनको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई और उसके सुझावों को भी आमंत्रित किया गया। 1921 में इसकी एक्चुअली 8 फरवरी 1921 को 21 नरेश मंडल की स्थापना भी हो गई और इसकी कुल सदस्य संख्या 121 थी। इसमें 109 तो अधिक देसी महत्वपूर्ण रियासतों के थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे, है ना। और इसका प्रधान वायसराय था। तो ये एक प्रकार से परामर्शदात्री संगठन के रूप में ये लागू हुआ। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं 1919 के एक्ट की थी और 1919 के सबसे प्रमुख जो था वो मैंने बताया कि वो द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। एक और प्रमुख जो बिंदु था वो था पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। पृथक निर्वाचन पद्धति जो 1909 में लागू की गई थी, यह मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। अब 1919 के एक्ट के तहत उसका और विस्तार करते हुए आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियनों को भी देने का प्रावधान रखा गया। तो इस प्रकार यह बहुत ही दुखद था क्योंकि इसके माध्यम से ही जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, भारतीय समाज को भी विखंडित करने की का प्रयास किया गया, सांप्रदायिकता जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। यह बहुत दुखद प्रावधान था। तो ये कुछ प्रावधान थे 1919 के एक्ट के। अब अपन जो अगले इसमें पार्ट में, अगले व्याख्यान में देखेंगे वो ये कि इन प्रावधानों को एक्चुअली में लागू कैसे किया गया और 1919 के एक्ट के तहत जो द्वैध शासन था उसका क्या असर हुआ, उसकी क्या परिणति हुई, वो कैसे लागू हुआ।